अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है और इसको बोला जाता है बेटा एंडोक्रोनोलॉजी। ये सवाल पूछा गया है कि मानव ग्रंथि और हार्मोन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मेरे भाई एंडोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। और ये तो इसका अध्ययन हो गया बेटा, क्या हो गया अध्ययन। अध्ययन तो कहलाएगा क्या एंडोक्रोनोलॉजी, और डॉक्टर कहलाएगा मेरे बेटा एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। ये जो ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर स्थित होती हैं। यदि अपन बात करें तो ये चित्र आपको दिख रहा है, यहां पर मैं मेजर ग्रंथियों का आपको बात करूंगा। तो देखिए सिर के अंदर 3 ग्रंथियां होती हैं, जिनमें एक पीनियल ग्रंथि है, एक हाइपोथैलेमस है, एक पीयूष जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, ये होती है। उसके बाद 2 ग्रंथि आपके गले में होती है बेटा, एक होती है थायराइड और थायराइड के जस्ट पीछे होती है पैराथायराइड। तो ये हो गई आपकी थायराइड ग्रंथि जो आगे दिख रही है। इसके जस्ट पीछे लॉब के रूप में दूसरी ग्रंथि होती है जिसको पैराथायराइड ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद में आपके चेस्ट के बीच में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है बेटा? थाइमस ग्रंथि। ये रही। उसके बाद में अपन नीचे चलते हैं तो 2 बड़ी ग्रंथियां शरीर की होती हैं, एक होता है आपका लीवर जिसको यकृत बोलते हैं, और एक होता है आपका अग्नाशय जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। तो वो 2 ग्रंथियां हो गई। उसके बाद में हम चलते हैं किडनी के पास में, तो किडनी के ऊपर जोड़े में एक ग्रंथि पाई जाती है। ये किडनी आपकी होती है इस प्रकार की, ये किडनी है, और इसका सेम के बीज की जैसी किडनी होती है। इसके ऊपर समोसे के आकार की त्रिभुजाकार, समोसा कैसा आकार होता है? त्रिभुजाकार। ये सवाल पूछा गया है कि एड्रिनल ग्रंथि का आकार कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होता है। हो सकता है ऑप्शन बदल दे तो समोसे के जैसा भी दे देगा। किसके जैसा दे देगा? समोसे के जैसा। ये लग रही देखो दोनों पीली पीली। इन ग्रंथियों का नाम है क्या? एड्रिनल ग्रंथि। ये पेनक्रियाज जिसने यहां पर बता दिया अग्नाशय। इसके जस्ट पास में मेरे बेटा लीवर होता है। क्या होता है? चूंकि कल की क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है बेटा। कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है जिसको यकृत बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसका वजन भी मैंने आपको लिखा है 1 से 1.5 किलो होता है बेटा। कितना होता है? 1 से 1.5 किलो। मैंने ये भी बताया बेटा कि ये 2 पालियों में विभाजित होती है। कितने पालियों में विभाजित होती है? 2 पालियों में विभाजित होती है। और इसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी रहती है जिसका नाम है पेराटोनियम झिल्ली। कौन सी झिल्ली बेटा? लीवर कौन सी झिल्ली से ढका रहता है? तो पेराटोनियम झिल्ली से ढका रहता है मेरे भाई। लीवर के काम में आपको बता रहा था, थोड़ी देर बाद में रिवाइज कर रहा हूं। और 2 ग्रंथि मानवों के अंदर और महिलाओं के अंदर अलग अलग होती है। पुरुषों के अंदर जो ग्रंथि होती है जिसको जनन ग्रंथि बोला जाता है वो होती है बेटा अंडाशय। क्या होती? सॉरी, वृषण। क्या होती है? वृषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ये पुरुषों की नर जनन ग्रंथि है, यही शुक्राणु का निर्माण होता है। और महिलाओं में होता है अंडाशय, जहां से अंडाणु का निर्माण होता है। और ये शुक्राणु और अंडाणु आगे मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, और यहां से जाकर के युग्मक बनेगा, युग्मनज बनेगा, बच्चा बनेगा, और ये आगे की प्रक्रियाएं चालू हो जाती। गुरुजी सवाल कैसे पूछता है? तो मेरे भाई पढ़ने से पहले आपको 3 चीजें दिमाग में रखनी है। यदि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो एक तो उनका लोकेशन, स्थिति कहां है। डायरेक्ट सवाल पूछेगा थायराइड ग्रंथि कौन से अंग में स्थित होती है? कौन से अंग में है भैया थायराइड ग्रंथि? गले में। कहां है? गले में। पूछ लिया पीनियल ग्रंथि कहां रहती है? मस्तिष्क में। कहां रहती है? मस्तिष्क में रहती है। मस्तिष्क में 3 ग्रंथि बताइए मैंने आपको, पीनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस। आपसे पूछ लिया एड्रिनल ग्रंथि कहां स्थित रहती है? किडनी के ऊपर। किडनी कहें या वृक्क कहें तो वृक्क के ऊपर स्थित रहती है। पुरुषों में पाई जाने वाली नरजनन ग्रंथि का नाम क्या है? वृषण है। महिलाओं में पाई जाने वाली मादा जन अंडाशय हो गया बेटा। क्या हो गया? तो एक तो इनकी लोकेशन पूछता है, एक इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं ये पूछता है। तो अपन एक एक करके पढ़ेंगे, हार्मोन पढ़ेंगे। हार्मोन की कमी से कौन से रोग होते हैं और हार्मोन की वृद्धि से कौन से रोग होते हैं। हार्मोन बॉडी में बैलेंस में होना जरूरी है, ना तो कम होना चाहिए ना तो ज्यादा होना चाहिए। कम हो गया तो भी रोग हो गया और ज्यादा हो गया तो भी रोग हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन मानव ग्रंथि और हार्मोन के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मानव ग्रंथि और हार्मोन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बता दिया एंडोक्रोनोलॉजी। क्या कहा जाता है बेटा? और डॉक्टर को क्या कहा जाता है बेटा? एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। चलिए जानते हैं कि ये ग्रंथि बनती कैसे है, इसका निर्माण कहां से होता है।
तो जब हमारे पेट में, महिला के पेट में, हमारे में छोड़ रहेगा, महिला के पेट में बच्चा रहता है, तो जब एक अवस्था निकलती है, उस अवस्था का नाम है मीजोडर्म अवस्था। कौन सी अवस्था बेटा? मीजोडर्म। तीन अवस्थाएं चलती हैं, एक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। बच्चा 9 महीने का होने वाला होता है, उससे कुछ समय पहले की अवस्था को मीजोडर्म अवस्था कहा जाता है। सारे के सारे काम बच्चे में नई चीजें बनने के यहीं चालू होते हैं। और इसको आप याद रख लेना मेरे भाई। पूछे रक्त का निर्माण कौन सी अवस्था में चालू होता है? कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया और बच्चे के शारीरिक अंगों का विकास, सारी चीजें मीजोडर्म अवस्था में। तो यही मीजोडर्म अवस्था में ही ग्रंथियों का निर्माण चालू हो जाता है। किसका निर्माण चालू हो जाता है? मीजोडर्म अवस्था में ग्रंथियों का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा ध्यान देना। मैंने कहा हमारा जो शरीर है, उस शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है बेटा? कोशिका। चलो कोशिका के 2-3 क्वेश्चन बताओ फटाफट। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी बेटा? कब की थी? 1665 में। लेकिन कोशिका कैसी थी? मृत। कौन सी थी बेटा? रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो डेड सेल थी, मृत कोशिका थी, और कॉर्क नामक झिल्ली पर उसने की थी। लेकिन जीवित कोशिका की पहली बार खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब की थी? 1674 में। कब की थी बेटा? चलो एक बात और बता दो, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। अभी पिछली जो आपकी अग्निवीर परीक्षा हुई है, उसमें कोशिका का अध्ययन नहीं पूछा, ऊतकों का अध्ययन पूछ लिया। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है बेटा? याद रखना, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है बेटा? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो भैया हमारी कोशिका है, सबसे छोटी इकाई है, फंक्शनल इकाई भी यही होती है, यानी कि काम भी यही चालू होता है। किसी भी चीज का रिप्रोडक्शन जो होगा, उत्पादन जो होगा, वो कहां होगा? कोशिका में। और इन कोशिकाओं से, इसको बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौन सी इकाई को, मानव शरीर की कौन सी इकाई को बिल्डिंग ब्लॉक की संज्ञा दी गई है? कोशिका को। जिस प्रकार से मकान का निर्माण ईंटों से होता है, हमारे शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। कोशिका मिलकर के ऊतक में लाती है, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं, और तंत्र मिलकर के शरीर बनाता है। यानी 5 स्टेप में हमारा शरीर काम करता है। ये कोशिका 2 प्रकार की होती है, बहुत छोटी होती है, मैंने बहुत बड़ी बना दिया। कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक कोशिका ऐसी होती है जिनसे लगातार रस निकलता रहता है, स्राव निकलता रहता है, इनको कहेंगे स्रावी कोशिका। कौन सी कहेंगे बेटा? और एक कोशिकाओं का समूह ऐसा होता है जिनसे स्राव नहीं निकलता है, उनको कहेंगे अस्रावी कोशिका। कौन सी बेटा? ये स्रावी कोशिकाएं बहुत सारी मिल जाती हैं, जैसे ये बहुत सारी स्रावी कोशिकाएं एक साथ मिल गई, बहुत सारी स्रावी कोशिकाएं जिनसे स्राव निकल रहा था, और ये मिलकर के बन गया अपना ऊतक। क्या बना बेटा? अब एक बात बताओ, कोशिका से स्राव निकल रहा था, तो इन सभी कोशिकाओं से भी स्राव निकलेगा, इस प्रकार स्राव निकलेगा, बोलो हाँ या ना? तो इसका नाम हो गया स्रावी ऊतक। कौन सा बेटा? मेरे भाई याद रखना, इस स्रावी ऊतक का ही दूसरा नाम जो है, वो स्रावी ऊतक को ही हम ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? और ग्रंथि को इंग्लिश वाले याद रखना ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्लैंड कहते हैं। कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो स्राव छोड़ता है, स्रावी कोशिकाएं होगी। स्रावी कोशिकाओं ने मिलकर के क्या बनाया? स्रावी ऊतक। और स्रावी ऊतक का ही दूसरा नाम क्या होता है? ग्रंथि होता है, ग्लैंड। अब ये 2 प्रकार से स्राव छोड़ती है, यानी कि ये जो ग्रंथि है आपकी, ये स्राव 2 प्रकार से छोड़ती है। एक तो ये स्राव इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर के सीधा यहां से नली के माध्यम से अंग विशेष में जाता है। कहां पर जाता है? अंग में ही जाकर के मिलता है। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, लार कहां निकलेगी? मुंह में। अरे किसी के कान में लार निकलती है क्या? अंग विशेष में, यानी मुंह में ही निकलेगी, और लार कहीं नहीं निकलेगी। कान में नहीं निकलेगी, आंख में नहीं। आंख में क्या निकलेगा? आंसू। आंख में क्या निकलेगा? अब आंसू नाक में थोड़ी निकलेगा, नाक में सलाइवा निकलेगा, जिसको भारतीय पेय पदार्थ कहा जाता है ना? अंग विशेष में। पसीना कहां आएगा? त्वचा पर। दुग्ध कहां से निकलेगा? अरे दूध यहां से तो निकलता है महिलाओं में, है? यहां से थोड़ी निकलता है। दूध कहां से निकलेगा? स्तनों से। तो जो ग्रंथि है, वो ग्रंथि सीधे अपना स्राव स्तनों तक लाती है। तो ग्रंथि जो भी होंगी, वो अपना स्राव इकट्ठा करेंगी और अंग विशेष में लाएंगी।
इनको कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी? बहिस्रावी ग्रंथि अपना स्राव बाहर छोड़ती है। बाहर का मतलब अंग में ले जाकर के छोड़ती है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि लीवर एक रस बनाता है जिसका नाम है पित्तरस। क्या बनाता है? पित्तरस। पित्तरस कहां जाकर मिलता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है, इकट्ठा कर लिया, कहां जाकर मिलेगा? छोटी आंत के डूडेनम में, तो अंग विशेष में जाकर के मिल गया। तो अब आपसे पूछ सकता है कि यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि है बहिस्रावी ग्रंथि है? बहिस्रावी है, क्योंकि अपना स्राव कहां छोड़ा? अंग में। कहां छोड़ा? अंग में। लार ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी, फिक्स है, मुंह में छोड़ रही है। अश्रु ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी है, क्योंकि आंख में छोड़ रही है। दुग्ध ग्रंथियां कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी, क्योंकि कहां छोड़ रही है? स्तनों में छोड़ रही है। श्वेत ग्रंथियां जिनसे पसीना निकलता है वो कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी, क्योंकि त्वचा पे ले जाकर के छोड़ती है। और भाई साहब के अंदर जो बनता है शुक्राणु, उसमें एक सीरम निकलता है, सीमन जिसको कहते हैं, वो भी अंग विशेष में ले जाकर के अपना स्राव छोड़ता है। तो वो भी कौन सी है बेटा? बहिस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां होती है जो अपना स्राव अंग विशेष में ले जाकर। एक होती है आपकी अंतःस्रावी। अंतःस्रावी एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन इनको कहते हैं, एंडोक्राइन इनको कहते हैं। इंग्लिश वाले बीच बीच में बोल देना जहां इंग्लिश शब्द की जरूरत पड़े। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी, ये अपना स्राव इकट्ठा नहीं करती है। जैसे ही स्राव निकला और सीधे के सीधा पहुंचा देती है मेरे भाई रक्त में। कहां पहुंचाती है? रक्त में। तो जो स्राव आपका सीधा रक्त में जाकर के मिलता है उस स्राव का नाम रहता है मेरे भाई हार्मोन। क्या नाम रहता है बेटा? हार्मोन। जो मिलता है जाकर के सीधा रक्त में, इसका नाम होगा हार्मोन। और जो स्राव मिलता है अंग में उसका नाम होगा एंजाइम। क्या नाम होगा बेटा? अब सवाल बन गया यहां पर, बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकाला गया स्राव किस नाम से जाना जाता है? एंजाइम। बहिस्रावी ग्रंथियां अपना स्राव कहां छोड़ती हैं? अंग विशेष में। अंतःस्रावी ग्रंथियां अपना स्राव कहां छोड़ती हैं? रक्त में। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हार्मोन। और मेरे भाई ये हार्मोन और एंजाइम दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। यदि ये कम पड़ जाए तो भी चक्कर पड़ जाएगा, और ये ज्यादा हो जाए तो भी चक्कर पड़ जाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब हमने बात की थी जिसपे मैं आपको ले जाता हूं आगे। ये मैंने लिखा दिया था बेटा यहां तक का। मैंने ये बात तो बता दिया आपको कि भैया हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या है? हार्मोन वे पदार्थ होते हैं, हार्मोन वे पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि से छोड़े जाते हैं, पहली बात, और सीधे जाकर कहां मिलते हैं? रक्त में। दोनों बात मैंने इसकी यहां लिख दी। कहां जाकर मिलते हैं? रक्त में जाकर मिलते हैं। और छोड़ता कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि छोड़ती है। कौन सी ग्रंथि छोड़ती है बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथि छोड़ती है। दोनों बात कंफर्म है? गुरुजी हार्मोन काम क्या करते होंगे? भाई ये हार्मोन निकलते क्यों हैं? क्या क्या काम करते हैं? तो मेरे भाई इन हार्मोन का जो कार्य है, ये कार्य सबसे ज्यादा करते हैं मानव की वृद्धि और विकास। किसमें काम करते हैं? वृद्धि और, बोलो गुरुजी किसकी वृद्धि? हर चीज की वृद्धि। शरीर में हर चीज की वृद्धि। आपके बाल बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, उड़ रहे हैं या फिर बहुत घने हो रहे हैं, कोई गंजा हो गया, हार्मोनल इंपैक्ट है। किसी के समय से पहले बाल सफेद हो गए, हार्मोनल इंपैक्ट है। किसी के बाल आ ही नहीं रहे हैं, हार्मोनल इंपैक्ट है। किसी के पूरे शरीर पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल इंपैक्ट है। आपने देखा होगा बालों वाले हार्मोन की जब मैं बात करूंगा तो ये हार्मोन महिलाओं में नहीं मिलता है, लेकिन किसी महिला के वो हार्मोन गलती से आ गया तो भाई साहब महिलाओं के भी मूछ ताव देने लग जाती है, ले मेरे भी मूछ आ गई। ठीक है, ये आपके बालों से ही नहीं, वृद्धि और विकास से भी संबंधित है। एक हार्मोन जिसका नाम मैं अभी बताऊंगा, जिसका नाम है जीएच, ग्रोथ हार्मोन। कम निकलेगा आदमी बौना रह जाएगा, और ज्यादा निकल गया तो ग्रेट खली बन जाएगा, भीमकाय हो जाएगा। तो वृद्धि और विकास में यहां भी जरूर। हार्मोन के प्रभाव से आदमी कुबड़ा भी हो जाता है। हार्मोन के प्रभाव से आपकी नर जनन ग्रंथि है वो कम काम करेंगी। हार्मोन कम बना, टेस्टोस्टेरोन कम बना, पिता नहीं बन पाएगा।
क्या नहीं बन पाएगा? महिला में एस्ट्रोजन नहीं निकला, माता नहीं बन पाएगी। तो जितने भी हमारे रंग का काला होना या गोरा होना, ये भी हार्मोनल इंपैक्ट है। शरीर के अंदर बहुत सारे लवणों का, फास्फोरस का, इनका संतुलन करना, निर्धारण करना कि बॉडी में कितनी क्वांटिटी में कोई चीज चाहिए, ये सभी भी हार्मोन करते हैं। तनाव में आ जाना, चिड़चिड़ापन रहना, उदास हो जाना, आत्महत्या की सोच लेना, और सफेद सुन्नी वाले को देख करके कह देना कि ये तो काश मेरी होती, यानी प्यार की भावना आना, ये भी सारा हार्मोनल इंपैक्ट। तो एक एक चीज पे अपन बात करेंगे कि कौन सा हार्मोन, वो देख पीछे मुस्कुरा रहा है, यूं कह रहा है गुरुजी उस हार्मोन को बता दो, उसको बढ़ाऊंगा कि जाने वाली सब लगे कि ये मेरी है। इसी को तो हार्मोन कहते हैं मेरे भाई। चल अब अपन एक एक ग्रंथियों को पढ़ेंगे। हार्मोन का काम समझ में आ गया। मैंने एक बात यहां बताई है, यहां सबसे ज्यादा एक सवाल पूछा जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है बेटा। कौन सी है? यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लीवर बोलते हैं। ये बड़ी है, वजन में बड़ी है, क्योंकि इसका वजन 1 से 1.5 किलो होता है बेटा। कितना होता है? 1 से 1.5 किलो होता है। अब मुझे एक बात समझा दी है मेरे भाई कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिस्रावी ग्रंथि है? बहिस्रावी है, क्योंकि इसके द्वारा जो रस बनाया जाता है उसका नाम है पित्त रस। क्या नाम है बेटा? पित्त रस। और पित्त रस इकट्ठा होता है पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर में। बनाता ये है, पित्त की थैली यानी पित्ताशय में इकट्ठा कर देता है, और छोटी आंत के डूडेनम में जाकर के मिलता है और वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? मेरे भाई इसकी कहानी भी मैंने आपको समझाई थी, और कहानी को दोबारा से याद दिला देता हूं। देखिए मैंने क्या समझाया था। मैं कह रहा हूं कि जब आपके अंदर साइंस पढ़ते हुए क्यूरोसिटी जागृत हो गई, जिज्ञासा चालू हो गई, तो आप एक साइंस के बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बन जाओगे। किसी भी परीक्षा में नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो कॉपी में, किताब में लिखा हुआ सवाल है, जिट इज आ जाए, ऐसी संभावनाएं आजकल खत्म हो गई। आपको सवाल का जो तरीका समझना है, तो आप सवाल की पूरी जड़ पे पहुंचो। जैसे हमने बात की पित्त रस की, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, गुरुजी पित्त रस बनता कैसे होगा, कैसे ये बनेगा, कहां जाएगा और कैसे काम करेगा। तो देखिए मैंने कहा हमारे शरीर में एक बहुत मुख्य खाद्य पदार्थ होता है, घटक होता है, जिसका नाम है रक्त। क्या होता है? ब्लड। इस ब्लड में मैंने आपको 4 चीजें बताई है मेरे भाई। कितनी चीजें बताई है? एक ठोस भाग बताया है, एक द्रव्य भाग बताया है। ये द्रव्य भाग है प्लाज्मा, बताया है ना। इसके बाद में 3 चीजें ठोस बताई है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यही बताइए बेटा। और इनकी डिटेल में मैंने आपसे बात की है। एक बात मेरी ध्यान से समझना, ये आरबीसी जो होती है, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, लाल रक्त कणिका कहा जाता है, इस लाल रक्त कणिका की बात करें, निर्माण इसका अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में, ये मैंने आपको बता दिया। जीवन काल कितना होता है? यानी कि मेरे बाबू 120 दिन बाद में ये मरेगी। बोलो हाँ या ना? मरेगी। आरबीसी जो आज बनी है 120 दिन बाद में मरेंगी, जो कल बनी थी वो 119वें दिन मर जाएंगी, और जो आज के 120 दिन पहले बनी थी वो आज मर गई होंगी। संख्या कितनी बताइए आरबीसी की? 3 से 5 मिलियन, 30 से 50 लाख होती है। इनमें से 3, 4, 5, 10 लाख रोज मरती है। रोज मरी आदमी मरता है, उसको ले जाते कहां है? कब्रिस्तान। हम इसको ले जाएंगे कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो भैया जी ये कहां पहुंच गई? प्लीहा। प्लीहा एक बहुत समझदार ऑर्गन है। प्लीहा क्या करता है? इस मृत आरबीसी को, जो मरी हुई आरबीसी है, इसको डोनेट यानी दान कर देता है। किसको दान कर देता है मेरे भाई? यकृत को। यकृत एक बड़ी मशीनरी है, 1.5 किलो की मशीन है। ये क्या करती है? इसका चूर्ण बना देती है, एकदम महीन कर देती है, और इसको 2 भागों में तोड़ती है। एक का नाम है बिलीरुबिन। क्या नाम है बेटा? बिलीरुबिन। और एक का नाम है बेटा बिलीवर्डिन। क्या नाम है? बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है बेटा? पीला। और बिलीवर्डिन का, और ये पीला और हरा दोनों मिलकर के एक रस बनाते हैं, जिनका नाम है मेरे भाई पित्त रस। क्या नाम है? पित्त रस। कहानी समझ में आई? बनाया किसने? यकृत ने। लेकिन यकृत ये कहता है मेरा काम है बनाने का, स्टोर नहीं करूंगा। स्टोर कौन करेगा? पित्ताशय, जिसको गाल ब्लेडर कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं, वहां इकट्ठा हो जाता है, और वहां से एक नली चलती है जो सीधे छोटी आंत के डूडेनम में ले जाती है।
वहां जाकर के वसा का पाचन करता है। 8-10 सवाल बन गए। पित्त रस का निर्माण कौन सा अंग करता है? यकृत। किससे करता है? मृत आरबीसी से। किससे करता है? मृत आरबीसी में कौन कौन से वर्णक निकाले जाते हैं? बिलीरुबिन और एक बात ध्यान देना, ये बिलीरुबिन का रंग कैसा है? यदि आरबीसी ज्यादा मरेंगी तो ज्यादा कब्रिस्तान जाएंगी, ज्यादा डोनेट होंगी लीवर को, लीवर ज्यादा बिलीरुबिन बनाएगा और ज्यादा बिलीरुबिन बनाएगा तो ज्यादा पीला शरीर हो जाएगा। उससे एक रोग हो जाता है जिसको पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो पीलिया से एक सवाल पूछा जाता है कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। कौन प्रभावित होगा? यकृत या लीवर प्रभावित होता है, ये ध्यान रखना। इसकी कहानी समझ में आ गई? यदि किसी को पथरी हो जाती है पित्त की थैली में तो पूरी पित्त की थैली निकाल दी जाती है। अब सवाल पूछा गया एक बार कि यदि पित्त की थैली को बाहर निकाल दिया जाए तो किस खाद्य पदार्थ का पाचन प्रभावित होगा? वसा का, क्योंकि डूडोनम में जाकर के किसका पाचन कर रहा था? वसा का। तो वसा का पाचन क्या हो जाएगा बेटा? प्रभावित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पानी लेके आए एक घंटे। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? लीवर का एक काम तो मैंने ये बता दिया था। पहला काम, लीवर वजन 1 से 1.5 किलो क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और मेरे भाई बहिस्रावी ग्रंथि है। 400-500 सवाल क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीवर की दूसरी बात करें तो मैंने दूसरी बात में आपको लिखा है कि लीवर तीनों मुख्य खाद्य पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। 3 मुख्य खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा कार्बोहाइड्रेट, एक है मेरे बेटा प्रोटीन और एक है मेरे बेटा वसा। ठीक है। यदि बात करें तीनों की तो तीनों की बात में मैं आपको समझाता हूं। तीनों मुख्य खाद्य पदार्थों को तोड़ने का काम कौन करता है? लीवर। कौन करेगा? ये बात याद रखना, लीवर या यकृत इनको तोड़ता है। तीनों ही खाद्य पदार्थों को तोड़ता कौन है? लीवर तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में तोड़ता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में बेटा? ग्लाइकोजन। ये सवाल पूछे गए सवालों पर चर्चा कर रहा हूं मैं। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम कौन सा अंग करता है? लीवर। या यकृत द्वारा कार्बोहाइड्रेट किस रूप में तोड़ा जाता है? ग्लाइकोजन। और स्टोर कहां किया जाता है? स्वयं के पास, यानी खुद के पास स्टोर रखता है। तीनों सवाल क्लियर है? लीवर तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को, किस फॉर्म में तोड़ता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और रखता कहां है? खुद के पास। दूसरी बात, प्रोटीन को तोड़ता है अमीनो अम्ल के रूप में। किसके रूप में बेटा? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड के रूप में तोड़ता है। और स्टोर कहां रखता है? मांसपेशी में। कहां रखता है? मांसपेशी में। जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे उतना ज्यादा अमीनो अम्ल में टूटेगा। ये मांसपेशियां होती हैं अपनी, इसलिए जो जिम जाते हैं ना, डोले उठाते हैं और प्रोटीन का डब्बा पीते हैं, उनके ये सॉलिड हो जाते हैं एकदम। ये बाइसेप आ जाती है। ये जांग पे है, यहाँ सबसे बड़ी मांसपेशी यही है, सार्टोलियम जिसको कहते हैं, जांग पे। तो ये एकदम कड़क हो जाती है। दिखाते हैं फिर जाकर के, देख ले मेरी बॉडी, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? तो सार्टोलियम में जमा होता है बेटा। एस्टर, इस तीनों के बंद बता दूंगा यहाँ पर। ये ग्लाइकोसिडिक है, ये एस्टर है वसा के अंदर, और प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बंद होता है। पेप्टाइड बंद द्वारा प्रोटीन आपस में जुड़ा होता है। वसा एस्टर बंद के रूप में जुड़ी होती है और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक बंद के द्वारा, कौन से? ग्लाइकोसिडिक बंद के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। वसा जो आपस में कनेक्ट रहती है वो ग्लाइकोसिडिक बंद से रहती है। प्रोटीन हमेशा पेप्टाइड बंद से जुड़ा रहता है और वसा एस्टर बंद से जुड़ी रहती है। ये खाद्य पदार्थों में मैं दोबारा से आपको पढ़ाऊंगा, जब आपको मुख्य खाद्य पदार्थ पढ़ाऊंगा ना तब दोबारा आएंगे। वसा किस रूप में टूटती है? तो वसा वसी अम्ल के रूप में टूटती है, यानी फैटी एसिड के रूप में टूटती है। और जमा कहां होती है बेटा? त्वचा में जाकर के जमा होती है। ये बात मैंने आपको बता दी थी। 2 बात हो गई आपकी लीवर की। तीसरी बात से, यहां तक मैंने आपको लिखा दिया था, तीसरी बात से लिखना चालू करिए, फटाफट लिखते जाना। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है लीवर के बारे में कि लीवर एक पदार्थ बनाता है जिसका नाम है हिपेरीन।
क्या पदार्थ बनाता है? लीवर द्वारा एक पदार्थ बनाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। और हिपेरिन का काम क्या है? शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ऐसे कैसे लिख लीजिए कि लीवर हिपेरिन नामक तत्व बनाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। जमने से रोकता है। लीवर एक तत्व बनाता है जिसका नाम है हिपेरिन, जो भी तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का पॉइंट है वो डाल लेना। शरीर के अंदर यदि रक्त जम गया मेरे भाई तो अटैक आ जाता है, नलियों में जम गया तो अटैक आ जाता है। इसलिए हिपेरिन नामक तत्व बनाता है कौन? लीवर बनाता है। और यही हिपेरिन नामक तत्व शरीर के अंदर रक्त को जमने से क्या करता है? रोकता है। चौथी बात, यदि कोई आदमी विष खा ले, जहर खा ले या सांप काट ले, सांप काटे, तो ऐसी स्थिति में उसकी मौत हो जाती है। सांप के काटने से भी मौत हो जाती है, जहर जाता है अंदर। या किसी ने डायरेक्ट पॉइजन खा लिया, कौन सी गोली आती है वो, जिनको सेल्पोस नामक गोली खा लेता है तो आदमी मर जाता है। मरने के बाद में आदमी को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो आदमी का किया जाता है पोस्टमार्टम। क्या किया जाता है बेटा? पोस्टमार्टम बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम किया जाता है। इस पोस्टमार्टम से एक सवाल बनता है कि किसी भी व्यक्ति के पोस्टमार्टम में कौन से अंग की जांच की जाती है? तो बेटा पोस्टमार्टम के समय लीवर की ही जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? लीवर की ही जांच की जाती है। जब किसी आदमी ने जहर खा लिया या सांप ने काट लिया, उसकी मौत हो गई, तो मौत के बाद में जो पोस्टमार्टम किया जाता है उस पोस्टमार्टम का पता लीवर से ही लगता है। लीवर ही सुराग देता है कि ये आदमी की मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम में कौन से अंग की जांच करेंगे बेटा? लीवर की जांच। तो ये थी लीवर के बारे में छोटी छोटी मुख्य बातें जो आपसे रिलेटेड थी। अब अपन आगे बात करते हैं बेटा ग्रंथियों के बारे में। यहां से यदि अपन एक एक ग्रंथि को पढ़ें तो मैंने कहा सिर के अंदर कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? सबसे पहले नाम लिख लीजिए। सिर के अंदर 3 ग्रंथियां पाई जाती है। सिर यानी हेड, और हेड में भी आपको बात बताऊंगा अभी कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं बेटा? 3। सवाल 2 तरीके से पूछेगा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। जैसे एक सवाल मैंने यही बना दिया, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है? पीनियल, पीयूष, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस। पता लग गया एड्रिनल नहीं मिली, क्योंकि एड्रिनल कहां है? किडनी के ऊपर। कहां है बेटा? ये किडनी के ऊपर। ये जो ग्रंथियां हैं दोनों, ये एड्रिनल है। ये आपका अग्नाशय है, इसी के पास में यकृत है। यदि अपन बात करें अंडाशय, ये अंडाशय है, ये स्त्रियों का है। और ये मेरे भाई नीचे जो दिख रहे हैं ये 2 लटके हुए, ये वृषण है, ये पुरुष के हैं। इसके ऊपर चलेंगे, ये थाइमस है। गले में ये थायराइड है। इसी के पीछे एक लॉब होती है, 4 गुटके लगे रहते हैं, पैराथायराइड है। और सिर में 3 है, पीनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस। तो सिर में कितनी ग्रंथियां बेटा? कौन कौन सी? पीयूष नंबर 1, नंबर 2 पीनियल और नंबर 3 हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। मानव के मस्तिष्क में कितनी ग्रंथि हो गई? 3। और ये तीनों के तीनों, हमारा जो मस्तिष्क है ये हमारा ब्रेन है पूरा। मान लीजिए इस प्रकार का ब्रेन है। ये ब्रेन 3 पार्टों में बटा होता है बेटा। कितने पार्टों में बटा होता है? 3। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। कौन सा बेटा? अग्र मस्तिष्क। ये होता है मध्य मस्तिष्क। कौन सा बेटा? और ये होता है पश्च मस्तिष्क। कौन सा बेटा? जिसको हिंड ब्रेन बोलते हैं। हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। ये तीनों के तीनों ग्रंथियां जो हैं वो अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में। पूछ ले मस्तिष्क के भी कौन से भाग में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से भाग में पाई जाती है बेटा? अग्र मस्तिष्क में। चलिए सबसे पहली ग्रंथि को लेते हैं, पीयूष ग्रंथि को। पहली ग्रंथि है आपकी पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी बेटा? और पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसके 3 नाम हो गए मेरे भाई, तीनों ही नाम रट लेना। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम
पिट्यूटरी ग्रंथि भी होता है और मास्टर ग्रंथि भी होता है। तीनों एक ही नाम है, याद रखना। मास्टर ग्रंथि इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है, इस कारण इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एक तो है मास्टर ग्रंथि और एक है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर का भी मास्टर। तो इसके ऊपर भी एक ग्रंथि बैठी रहती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पीयूष को और पीयूष कंट्रोल करती है अन्य ग्रंथियों को। बात समझ में आ गई? एक और सवाल इसमें पूछा जाता है, यह है ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है। कैसी होती है? मटर के दाने के समान होती है। तो डायरेक्ट सवाल पूछता है कि कौन सी ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है? तो मेरे भाई पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कह सकते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कह सकते हैं। तीसरा सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये भी पीयूष ही है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि बेटा? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी जैसे ही शब्द आएगा तो आप एक बात बताना, अंतःस्रावी से क्या निकलेगा बेटा? एंजाइम के हार्मोन? हार्मोन के एंजाइम? एंजाइम तो बहिस्रावी से निकलेगा। एंजाइम तो बहिस्रावी से निकलेगा जो डायरेक्ट अंग में पहुंचेगा। लार एक प्रकार का एंजाइम है। लार किससे निकला? नली से, अंग में आकर के मिला मुंह में। तो लार एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। पित्तरस एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। पसीना एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। तो जितने ही अंग में जो चीजें मिल रही है वो एंजाइम है, वो बहिस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं अंग विशेष में। ये अंतःस्रावी है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा? हार्मोन। क्या निकलेगा बेटा? और सीधा जाकर कहां मिलेगा? रक्त में। कहां मिलेगा बेटा? रक्त में। ये कहीं इकट्ठा नहीं रहता है, ब्लड की जांच से पता लगता है कि कौन सा हार्मोन कम है और कौन सा हार्मोन ज्यादा है। तो मेरे भाई मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी है इसलिए समझ में आ जाना चाहिए कि क्या निकालेगी? हार्मोन निकालेगी मेरे भाई। क्या निकालेगी? हार्मोन। तीनों सवाल क्लियर है? ये होती बहुत छोटी है, अग्र मस्तिष्क में रहती है, मटर के दाने के समान होती है मेरे भाई। और इसके तीन अन्य नाम होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। देखो तीन सवाल हैं, तीनों को ध्यान से समझना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बेटा? यकृत। कौन सी है? लेकिन यकृत है बहिस्रावी। कौन सी है? बहिस्रावी, क्योंकि पित्तरस निकाल रही है, एंजाइम निकाल रही है। मैं पूछ लूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। कौन सी है बेटा? अंतःस्रावी सबसे बड़ी थायराइड। सबसे बड़ी बहिस्रावी या सबसे बड़ी? यकृत है। यकृत बहिस्रावी है तो सबसे बड़ी बहिस्रावी भी होगी और बहिस्रावी भी होगी और सबसे बड़ी भी होगी, तीनों चीजों। सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी है? पीयूष है। कौन सी है? और एक और ग्लैंड आएगी जो यहां पर बनी हुई है, ये वाली, ये मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? क्योंकि यह हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालेगी। बाकी ग्रंथियां या तो हार्मोन निकालती है या एंजाइम निकालती है, एक चीज निकालती है। ये ग्रंथि ऐसी है जो दोनों चीज निकालती है, हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और डायरेक्ट सवाल पूछता है कि भैया मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है अग्नाशय। क्या है बेटा? अग्नाशय। अंग्रेजी वाले याद रखना पेनक्रियाज। अंग्रेजी वाले क्या याद रखेंगे? पेनक्रियाज या अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों चीज निकालती है, हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए। देखिए साइंस को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो आपको चित्र बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी मेरे साथी ऑनलाइन में बैठे हुए हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा एक ही टारगेट है कि हमारे पूर्वी राजस्थान से ज्यादा वर्दियां निकले, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर हम वर्दी देखें, हमें प्रसन्नता मिलेगी। और हम इस प्रकार का आपको झूठा आश्वासन नहीं देंगे कि भैया कट ऑफ 25 चली जाएगी या 22 चली जाएगी या 30 चली जाएगी। पहले भी कट ऑफ आपको देखा है, लास्ट भर्ती में 40 प्लस गई है जीडी की, और मैं तो कह रहा हूं आगे 42 प्लस जानी चाहिए। कंपटीशन बढ़ेगा और आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि आपको आर्मी में जाना है तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जितना हो सके डीप में पढ़िए, और हम आपको डीप में पढ़ा रहे हैं। ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपके ऐसा कोई हार्मोन नहीं निकलेगा कि अपच बना दे। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, चलिए।
ये अपन बात कर रहे थे पीयूष ग्रंथि की। कौन सी की बेटा? तीन बातें मैंने बता दी। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि, एक और नाम पिट्यूटरी ग्रंथि। आकृति कैसी होती है? मटर के दाने। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। और रहेगी कहां? मस्तिष्क के अग्रभाग यानी अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, इसको हम खोलते हैं थोड़ा सा। रहती तो बहुत छोटी है, लेकिन मैं इसको खोल देता हूं और इसको मैं बांट देता हूं तीन भागों में। कितने भागों में बेटा? बिल्कुल डिटेल में चलूंगा, और डिटेल में इतना चलूंगा जितने आपके आर्मी से 10-20% 40% एक्स्ट्रा लेकर के चलूंगा, ताकि आपका पेपर लेवल का भी आ जाए तो भी आप पेपर को करने की क्षमता रखें। ठीक है, हम आपको अंधेरे में नहीं रख सकते, क्योंकि पेपर मेकर कैसा पेपर बनाएंगे, कंपटीशन बढ़ रहा है, बोर्ड पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। जब कट ऑफ 40+ जाती है अग्निवीर जैसी स्कीम में, तो बोर्ड को भी सोचना पड़ता है कि कट ऑफ को कैसे घटाएं। बच्चे पढ़ने लग गए और कट ऑफ उनको घटानी है तो पेपर लेवल का देंगे, ये बात ध्यान रखना। अब ये पीयूष ग्रंथि है, इसको हमने कितने पार्टों में बांट दिया? एक सवाल यही बन गया कि पीयूष ग्रंथि कितने पार्टों में विभाजित होती है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जो बीच का भाग है ये मानवों में अविकसित होता है। क्या होता है? एक सवाल ये बन गया कि पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग मनुष्यों में अविकसित होता है? मध्य वाला भाग, मध्यपाली जिसको कहते हैं। ये अग्रपाली, ये मध्यपाली, ये पश्चपाली। पाली तो आपको समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं कि इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे। तो सबसे पहले अग्रपाली से पहला हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं एसटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एसटीएच हार्मोन। इसका पूरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा बेटा? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसका पूरा नाम भी मेरे बाबू याद रखना। अग्रपाली से पहला हार्मोन कौन सा निकला? एसटीएच। कौन सा निकला? एसटीएच। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? पूरा नाम क्या हो गया? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? इसी के बारे में समझिए। इस हार्मोन को जीएच हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? जीएच का पूरा नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन। कौन सा नाम है बेटा? ग्रोथ हार्मोन। यानी कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हार्मोन है एसटीएच या जीएच। इसका दूसरा ही नाम है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है? जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से पता लगा लेना कि मानव की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हार्मोन है। 4 सवाल बनते हैं उल्टे पुल्टे होकर, और चारों एग्जाम में कोरिलेटेड करके पूछ भी लिए गए। मैं कभी भी जब आपसे पूछने की बात करूंगा कि एग्जाम में पूछ लिया गया, तो मैं सभी भर्ती परीक्षाओं को सेंटर में रख के बात करता हूं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे टीचर ग्रेड की परीक्षा हो, चाहे सीईटी की परीक्षा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल हो, क्योंकि मैं ऑल ओवर सिलेबस देख के चलता हूं। मेरा प्रयास ये रहता है कि हो सकता है, एक हिंदी की किताब आती थी जिसका नाम था राघव प्रकाश, उसमें आरएस में आया हुआ विलोम शब्द पटवारी में पूछ लिया जाता है। तो टॉपिक आपका वही है, सवाल हो सकता है कई बार एज इट इज मिल जाए। एज इट इज जब भी मिलेगा जब आप थोड़ा डीप में चलेंगे। पहला सवाल मैंने आपको किया, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? मस्तिष्क के कौन से भाग में पाई जाती है? अग्र भाग में पाई जाती है। पीयूष का दूसरा नाम पिट्यूटरी। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? 4 हो गए। 5वां सवाल, पीयूष ग्रंथि कितनी पालियों में विभाजित है? 3 पालियों में, अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली। यदि आपसे पूछ ले कि पीयूष ग्रंथि की कौन सी पाली मानवों में अविकसित होती है, कौन सी होती है बेटा? मध्यपाली। कौन सी होती है? मध्यपाली। अब अपने पास रह गई अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली से पहला हार्मोन मैंने आपको बताया एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। अब काम क्या करेगा? वृद्धि और विकास। क्या करेगा? सवाल उल्टा पलटेगा। मानव शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? या तो ऑप्शन में जीएच दे देगा या एसटीएच दे देगा। बात समझ में आ गई? मानव शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जीएच हार्मोन की आवश्यकता होती है। यह कौन सी ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। बात समझ में आ गई? तो सवाल उल्टा पुल्टा बदल सकता है, ध्यान रहेंगे जितने बेटर पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बताया था
हार्मोन का नाम पता लग गया, इसका दूसरा नाम भी पता लग गया। कार्य इसका हो गया मानव शरीर की वृद्धि व विकास करना, वृद्धि व विकास करना, ये इसका काम है। लेकिन मैंने एक ही बात बताई थी बेटा, हार्मोन का बैलेंस होना जरूरी है। जितना चाहिए उतना ही निकलेगा, तो सामान्य वृद्धि जितनी होनी है आनुवांशिक रूप से उतनी होगी। ज्यादा निकल गया तो भाई साहब लंबे पेड़ खजूर बन जाओगे, और कम निकल गया तो बौने रह जाओगे। तो यहां पर दोनों रोगों की हमें पता लग गई, इस हार्मोन की कमी से और वृद्धि से। कमी से कौन सा रोग होगा, तो आप कहोगे गुरुजी बौनापन। कौन सा होगा, बौनापन। और वृद्धि हो गई तो वृद्धि से कौन सा रोग होगा, तो आप कहोगे गुरुजी लंबा, जिसको कहते हैं भीमकाय। क्या कहेंगे, भीमकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, भीमकाय। ये बच्चों के रोग है। ये किसके रोग है, क्योंकि हमारा वृद्धि और विकास शरीर का जो है फिक्स उम्र तक होता है, 18-20 साल तक होता है। उसके बाद में आदमी हो जाता है वयस्क। तो ये दोनों रोग मैंने बताया किसके हैं, ये बच्चों के हैं मेरे भाई। किसके हैं, बच्चों के हैं। लेकिन यदि ये पूछ ले आपसे कि वयस्क के रोग क्या है, तो वयस्क के भी दो रोग होते हैं, या तो कमी या वृद्धि। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए या इस हार्मोन की वृद्धि हो जाए तो कौन कौन सा रोग हो जाता है। तो एक तो कमी से रोग होता है सायमंड। क्या रोग होता है बेटा, और वृद्धि से होता है काइफोसिस। क्या नाम है बेटा, इनको भी याद कर लेना मेरे भाई। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ग्रोथ या एसटीएच हार्मोन जो पहला हार्मोन था, उसकी वयस्क की बात करें तो कमी से कौन सा रोग हुआ, साइमंड। और वृद्धि से कौन सा हुआ, काइफोसिस। और बच्चों की बात करें तो कमी से कौन सा हुआ, बौनापन। इंग्लिश वाले लिख लेना ड्वार्फिज्म। और वृद्धि से कौन सा हो गया, भीमकाय। भीमकाय को अंग्रेजी में कहते हैं एक्रोमिगली। क्या बोलते हैं बेटा, एक्रोमिगली रोग हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों चीज आती है, आप दोनों देख सकते हैं। पहली हार्मोन का पहला नाम था वो कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे पे बात करते हैं। ये उतार लिया आप लोगों ने, उतारिए उतारिए फटाफट। गुरुजी कितना टाइम हो गया।